रिव्यू शुरू करने से पहले आज मार्च 2 है एंड हैप्पी बर्थडे टू अवर प्रिंस द ब्लैक लेग सांजी एंड आई एम होपिंग कि उसका कमबैक होगा एल्बाफ में, क्योंकि हमें पता है कि सांजी का क्या हाल हुआ था गेट पर। तो शुरू करते हैं साबा ओडी का रिव्यू। साबा ओडी आर्क वाज अ डिजास्टर। ये क्या पक रहे हो मादरचोद? रुको जरा, सबर करो। मेरे कहने का मतलब है कि साबा ओडी आर्क डिजास्टर था स्ट्रॉ हैट्स के लिए। सही पकड़े हैं। थ्रिलर बाग से रवाना होने के बाद स्ट्रॉ हैट मेंबर्स फेस करते हैं स्नेक सी करंट्स को और वहां से निकलकर डायरेक्ट रेड लाइन पर पहुंचते हैं। एज ऑलवेज नामी का जो लॉक पोस्ट है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। अंडर वाटर के अंदर तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक सी किंग के मुंह के अंदर से एक मरमेंड निकलती है और एक स्टारफिश भी, जिनका नाम है केमी और पापागू। तो यहाँ पर केमी जो है फिशमैन आइलैंड से बिलोंग करती है, इसका मतलब उसे वो रास्ता पता है कि कैसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने पुराने गेस्ट से मिलते हैं जो कि है ऑक्टोपस हार्चिन। कुछ फिश राइडर्स ने उसे पकड़ लिया है केमी को कैप्चर करने के लिए और उसे बेचने के लिए, और जहाँ पर हार्चिन को हॉस्टेज बना के रखा था वो फिश राइडर्स का हाइड आउट है जो कि 5 किलोमीटर दूर है साबा ओडी से। अनएक्सपेक्टेड आदमी से हम वहाँ पर मिलते हैं जो कि सांजी का बाउंटी पोस्टर के ऊपर था। वंस इन ए लाइफ टाइम मिरेकल है ये। उसी जगह पर फ्रैंकी थॉर्न सनी का पावर दिखा था भाई, इंसेन नेक्स्ट लेवल। उस वक्त थॉर्न सनी का पावर ऐसा लग रहा था कि वो एक एंशिएंट वेपन है एंड आई होप कि ये वेपन प्लूटन हो। सांजी वहाँ पर जिस आदमी से मिलता है उसका नाम है डुवोल। उसी चेहरे को सांजी के बाउंटी पोस्टर पर लगाया गया था एंड सांजी उसके मुंह पर इतने सारे लात मार के उसके फेस को रीअरेंज करता है और वहाँ पर सब मामला सेट हो जाता है। मजा तो तब आता है जब पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू साबा ओडी पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही बड़ा बिजनेस है। साबा ओडी के ठीक बाजू में ही है नेवी हेडक्वार्टर्स और मरीजोस, और ये वो जगह जहाँ पर सभी पायरेट्स एक जगह मिलते हैं। किसी भी पायरेट क्रू को अगर न्यू वर्ल्ड में जाना है तो उसे पक्का साबा ओडी आना ही पड़ेगा। साबा ओडी प्लेस जो है पूरे जायगेंटिक मैनग्रोव ट्री से भरा पड़ा हुआ है और हर एक मैनग्रोव ट्री एक आइलैंड है। पूरे 74 मैनग्रोव ट्रीज है जिनके अंदर से बबल्स पॉप अप होते हैं बाहर, और इन्हीं बबल्स की मदद से वहां के लोगों का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसी आइलैंड पर हमें सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि भगवान है पूरे दुनिया का। अगर कोई उन्हें अपोज करता है तो उन्हें मार दिया जाता है। इवन अगर आप सही और सेलेस्टियल ड्रैगन्स कहते हैं कि तुम गलत हो तो नेवी भी कुछ नहीं कर पाती है वहाँ पर। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बहुत से लोगों ने अपना पायरेट जर्नी स्टार्ट किया जिसमें से सिर्फ कुछ ही लोग साबा ओडी तक पहुंचे हैं, जिनको अभी के टाइम में नेवी लोगों ने नाम दिया है सुपरनोवास या फिर कह लो वर्स्ट जनरेशंस। शैकी नाम की एक लेडी जो कि बार रेस्टोरेंट चलाती है हार्चिन और बाकी लोगों के साथ वहाँ पर पहुंचता है रेले नाम के एक बंदे को ढूंढने के लिए जो कि शिप कोटिंग करता है, लेकिन शैकी बताती है कि 6 महीने से वो अभी तक रिटर्न नहीं आया है। हिंट जरूर देती है कि रेले कहाँ पर मिलेगा, या तो वो किसी गैम्बलिंग प्लेस में मिलेगा या फिर किसी लड़की के साथ मिलेगा। तो वहाँ से स्ट्रॉ हैट क्रू निकलते हैं साबा ओडी के पार्क के अंदर घूमने के लिए। पार्क में घूम ही रहते हैं कि इन बिटवीन केमी को किडनैप कर लिया जाता है। उसी बीच एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन सामने खड़ा है और सामने जोरो खड़ा हुआ है। उल्टा जोरो सेलेस्टियल ड्रैगन से बोल रहा है कि तेरे को डायरेक्शन चाहिए क्या। Are you comedy me? और उस मोमेंट पर अगर उस सीन को याद करते तो भाई ये समझ आता कि अगर बोनी ने वहाँ पर नहीं रोका तो क्या होता। सेलेस्टियल ड्रैगन को मार देता और नेवी एडमिरल आ चुका होता। बट रियली वो सीन बहुत ही ज्यादा बैडएस था। केमी को ढूंढने के चक्कर में सभी स्ट्रॉ हैट क्रू पहुंचते हैं साबा ओडी के ऑक्शन हाउस में, जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है लेकिन नेवी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। वाओ, इनफैक्ट वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सेलेस्टियल ड्रैगन्स मौजूद होते हैं। इसी साबा ओडी में हमको बड़े बड़े पायरेट्स के नाम सुनने को मिलते हैं और उनके बाउंटीज भी। पहले नंबर पर आता है किड पायरेट्स जिसके कैप्टन का नाम है यूस्टास और उसका बाउंटी है 315 मिलियन। सेकंड नंबर पे आपको ऑब्वियसली पता है कि स्ट्रॉ हैट क्रू आती है और उसका कैप्टन अपना लूफी है जिसका बाउंटी है 300 मिलियन। तीसरे नंबर पर आता है हर्ट पायरेट्स जिसका कैप्टन है ट्रफाल्गर लॉ जिसका बाउंटी है 200 मिलियन। ये तीनों मेन पायरेट्स है, बहुत ही बड़े पायरेट्स है। बाकी के पायरेट क्रू के मेंबर्स को भी दिखाया जाता है और उनके कैप्टन को भी दिखाया जाता है। दी फायर टैंक पायरेट्स कैपॉन बेजी जिसका बाउंटी है 138 मिलियन बेरीज। उसके बाद बोनी पायरेट्स है जिसकी कैप्टन बोनी खुद है और उसकी बाउंटी है 140 मिलियन बेरीज। हॉकिंग पायरेट्स कैप्टन का नाम है बासिल हॉकिंस, उसका बाउंटी है 249 मिलियन बेरीज। कैप्टन ऑफ एयर पायरेट्स स्क्रैचमैन अपू और उसका बाउंटी है 198 मिलियन बेरीज। फॉलन मॉन्ग पायरेट्स कैप्टन का नाम है मैड मॉन्ग यूरोग और उसका बाउंटी है 108 मिलियन बेरीज। आखिरी बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा डाउटफुल पायरेट है ड्रेक पायरेट्स और उसके कैप्टन का नाम है रेड फ्लैग एक्स ड्रेक और उस पर बाउंटी है 222 मिलियन बेरीज। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट कैच करो कि ड्रेक जो है पहले एक फॉर्मर मेरीन था, क्या पता वो अंडरकवर एजेंट भी हो सकता है। तो ये वो पायरेट क्रू के कैप्टन है जिनके बाउंटीज मोर देन 100 मिलियन बेरीज है और न्यू वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं।
ह्यूमन ऑक्शन के अंदर ह्यूमंस को बेचा जाता है। ह्यूमन ऑक्शन के अंदर जो सीन्स थे वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि यूस्टास किड ने सुना था कि स्ट्रॉयड्स क्रू बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और उसे देखना था कि स्ट्रॉयड क्रू कितना ज्यादा क्रेजी है। एंड वो मोमेंट आता है जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन जिसका नाम है चार्लोस हाचिन को गोली मारता है, जो कि लूफी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने सेलेस्टियल ड्रैगन खड़ा है। उसे पता है कि आप एक एडमिरल आएगा, उसके बावजूद वो सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच करता है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। और किड वाके सिनेरियो को देखता है और वो समझ जाता है कि लूफी कितना ज्यादा क्रेजी है। उसी ऑक्शन में एकदम बैडएस एंट्री होती है डार्क किंग रेले की। किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन था, बिना किसी को टच करे अपने हाकी से सभी को नॉक कर देता है और हाचिन को लेके वहां से निकलता है। इन्हीं सभी सुपरनोवास के अलग अलग डेविल फ्रूट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एक बात तो कंफर्म है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा ये लोग अपने डेविल फ्रूट पर डिपेंड रहते हैं। रेले ने जो हाकी यूज किया था वही सेम हाकी लूफी ने भी यूज किया था। डुअल का जो बुल है उसके ऊपर हाकी यूज किया था। शैकी के रेस्टोरेंट में पूरे स्ट्रॉयड क्रू और रेले बात करते हैं कि रॉजर को नेवी ने कैप्चर नहीं किया था, बल्कि रॉजर ने खुद को ही नेवी को सौंप दिया था। एंड जो क्रोकस है जो कि लाइट हाउस के पास लबून की देखभाल कर रहा है, वो किसी पायरेट शिप पर एज ए डॉक्टर काम करता था और वो पायरेट कोई और नहीं बल्कि रॉजर पायरेट्स थे। इतने सारे कोइंसिडेंस होने के बाद हम एक ही बात कह सकते हैं कि इट्स ए डेस्टिनी। रेले ये भी बताता है कि रॉजर के लास्ट वर्ड्स ये थे कि वो मरने नहीं वाला है। 22 साल पहले रॉजर मर चुका था, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा था? रॉजर यहाँ पर उसके स्पिरिट के बारे में बात कर रहा था, जिसको हम लूफी के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। इवन शैंक्स भी 10 साल पहले जब यहाँ पर रेले से मिलने आया था साबाओडी, तो वो रेले से कहता है कि मैंने एक बच्चे से वही बातें सुने थे, हमारे कैप्टन रॉजर ने बोला था, हिज स्पिरिट लिव्स विद इन हिम। रेले यहाँ पर ये भी मेंशन करता है कि शैंक्स और बगी दोनों रॉजर के शिप पर अप्रेंटिस थे। हिंदी में अप्रेंटिस का मतलब होता है चेले। अप्रेंटिस का मतलब है कि कुछ स्किल्स सीख सके। अब वो स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक बोट को कैसे चलाना, नेविगेशन कैसे करना, एक क्रू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या पता उन दोनों ने हाकी भी सीख के रखा हो। शैंक्स का तो हाकी हमने देखा ही है, लेकिन बगी ने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया है। आई होप कि बगी अपना हाकी का पावर दिखाए इन द फ्यूचर। निको रॉबिन यहाँ पर विल ऑफ द डी के बारे में भी डिस्कस करती है रेले से, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पूछती है। इवन यहाँ पर उसॉप भी क्वेश्चन करता है लेजेंडरी वन पीस के बारे में, लेकिन लूफी यहाँ पे रोक देता है। इसका मैं क्लियर कट एग्जांपल बताता हूँ कि लूफी ने वहाँ पर क्यों रोका और रेले ने क्यों कुछ नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि रेले एक मूवी देखने गया है, पूरा मूवी देखने के बाद वापस रिटर्न आता है। निको रॉबिन और उसॉप उससे पूछते हैं स्पॉयलर्स, तो यहाँ पर स्पॉयलर देने से अच्छा है कि तुम खुद जाकर मूवी देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ। ठीक उसी तरह रेले बताना नहीं चाहता है कि हमने हमारे जर्नी में हमने क्या देखा। जल्दबाजी मत करो, आराम से आप अपना जर्नी कंटिन्यू करो, आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। क्योंकि रेले ने अगर पूरा सब कुछ हिस्ट्री बता दिया तो इनका माइंडसेट कुछ और ही दिशा में जाएगा और उस जर्नी में मजा भी नहीं आएगा। इसीलिए लूफी वहाँ पर रोकता है वन पीस के बारे में बोलने के लिए और कहता है कि मैं इस जर्नी को एंजॉय करना चाहता हूँ और मैं खुद वन पीस को ढूंढूंगा। लेकिन रेले सब कुछ जानता है, 800 साल वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के मोटिव्स के बारे में। मतलब पूरा सच पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के मोटिव्स क्या है, फिर भी चुप बैठा हुआ है। सारे कन्वर्सेशंस होने के बाद, सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद, रेले 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है शिप कोटिंग के लिए, क्योंकि हार्चिन के दोस्त है और हार्चिन ने 20 साल पहले रेले को बचाया था। मतलब दोस्त के दोस्त हमारे दोस्त है। शिप कोटिंग करने से पहले अपना वीवरा कार्ड देके जाता है सभी को और बोल के जाता है कि 3 दिन लगेंगे शिप कोटिंग के लिए। 3 दिन के बाद उस वीवरा कार्ड को फॉलो करते हुए आ जाना, और वहाँ से पूरा सिनेरियो अप एंड डाउन हो जाता है। क्योंकि लूफी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया तो एडमिरल आ चुका था साबाओडी में, और साथ में पैसिफिस्टास भी आया हुए हैं। एक पैसिफिस्टा को बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो एक नेवी बैटलशिप के बराबर है। मतलब कितना ज्यादा वर्कलोड कम हो चुका है, और साइज भी। आगे और कंटिन्यू करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए, उसको मैं मेंशन करना चाहूंगा। निको रॉबिन और नामी डिस्कस करते हैं साबाओडी और फिशमैन के हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूएल और डार्क है। साबाओडी के लोग फिशमैन को इंसान मानते ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा रेसिज्म होता था, और ये सब कुछ 200 साल से चला हुआ आ रहा है। एक मरीन गार्प को रिपोर्ट देता है कि रेलेक जो है ऑक्शन हाउस में सेल होने वाला है, जिसको सुनने के बाद गार्प बहुत जोर से हंसने लगता है। और गार्प अभी रेले को पकड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो वहाँ पे व्हाइट बियर्ड भी मौजूद होगा। और गार्प वहाँ पर बहुत ही बड़े वर्ड्स बोलता है। तुम्हें क्या लगता है मेरिन्स इतना ज्यादा केपेबल है कि दोनों लेजेंड्स को एक साथ संभाल सके? और यहाँ पर दोनों लेजेंड्स की बात हो रही है, रेले और व्हाइट बियर्ड की। गार्प के इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि रेले कितना ज्यादा पावरफुल था अपने प्राइम में। और वो जो ऑक्शन हाउस है उसका ओनर है डोफ्लामिंगो, और वो कहता है कि ह्यूमन स्लेव्स तो बहुत ही पुराना बिजनेस हो गया है,
अभी नया बिजनेस है मार्केट में जिसका नाम है स्माइल्स। स्पॉइलर नहीं देना चाहता कि स्माइल क्या चीज है, क्योंकि मैंने बहुत से व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़े जिन्होंने अभी तक मरीनफोर्ड भी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो वापस से उस सीन पर आता है जहाँ पर स्ट्रॉयड डिसाइड कर रहे होता है कि कहाँ जाना है अभी, क्योंकि एडमिरल तो आ चुका है, तब तक अपने को एक हाइड आउट ढूंढना पड़ेगा। और उसी टाइम पर एंट्री होती है पैसिफिस्टा की। एक पैसिफिस्टा को हराने के लिए पूरी जान लगा दिया स्ट्रॉयड्स क्रू ने, पूरे तरीके से थक चुके थे। और सेंटामारू की एंट्री होती है और उसी के कुछ देर बाद एंट्री होती है किजारू की। लेकिन उसका पहला एंट्री बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एंट्री, जो कि कैनल वॉल के ऊपर उड़ते हुए आता है। किजारू के पास एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि लाइट से रिलेटेड है, एक जगह से दूसरी जगह लाइट के स्पीड से जा सकता है। ऑलमोस्ट जोरो को कुचलने ही वाला था कि रेले की एंट्री होती है, जो कि एक सरप्राइजिंग एंट्री होती है और परफेक्ट एंट्री होती है। रेले पीछे किजारू को होल्ड करके रखता है ताकि स्ट्रॉयड क्रू यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन पीछे सेंटामारू और पैसिफिस्टास पड़ गए थे, जिसकी वजह से उनको वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अचानक से कुमा की एंट्री होती है उस जगह पर। जितने ज्यादा सरप्राइज स्ट्रॉयड क्रू हुए, उतना ही ज्यादा सरप्राइज सेंटामारू भी हुआ था और किजारू भी हुआ था, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि एक वॉरलॉर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। कुमा सीधा रेले के पास आता है और रेले के कान में कुछ बात बोलता है, जिसमें से हमको सिर्फ ये समझ आता है कि वो अपने लाइफ को लाइन पर रख रहा है और सभी स्ट्रॉयड मेंबर्स को साबाओडी से गायब कर देता है। और साबाओडी के एंडिंग में हमें ये भी सुनाया जाता है कि स्ट्रॉ हैट क्रू हैज बीन एलिमिनेटेड। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। अभी देखो, जब मैंने इसको पहली बार देखा था मुझे ऐसा ही लगा था कि स्ट्रॉयड क्रू खत्म हो चुकी है। मैंने वहां पर उनके बातों को ध्यान में रखा ही नहीं था, बस सीन्स को देखा और समझ गया कि ये लोग खत्म हो चुके हैं। और मुझे लगा कि शैंक्स वन पीस को फाइंड आउट करेगा लेकिन सिनेरियो कुछ और ही होता है। सेंटामारू मेंशन करता है कि उसके पॉ पैड्स के मदद से वो किसी भी चीज को 3 दिन तक, मतलब 72 आवर्स तक वो किसी भी चीज को उड़ा सकता है और अपने मन चाहे जगह पर उस आदमी को उधर भेज सकता है। सभी स्ट्रॉयड्स को अलग अलग करके कहीं भिजा दिया है उसने। तो यहाँ पर साबाओडी आर्क खत्म होता है। एक चीज है जो कि साबाओडी आर्क को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग बनाता है, और वो चीज है साबाओडी के एयर बबल्स। एक तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह काम करता है वहाँ के एयर बबल्स। साबाओडी आर्क वॉज रियली अमेजिंग। कुछ नया देखने को मिला है, नया कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि फ्यूचर में बहुत ही बड़े पायरेट्स बनने वाले हैं। मुझे पता है कि ये रिव्यू बहुत ही ज्यादा लंबा चला गया है, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता इसके रिलेटेड, ताकि मैं और अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ कि साबाओडी में एक्चुअली हुआ क्या है। आई होप कि आपको साबाओडी आर्क का रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दो। कल से आपको डेली शॉर्ट्स वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड सभी को अरिगातो गोजाइमोस।